हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, एटम एंड मॉलिक्यूल की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। पहली चिन्नू सी क्लास हुई थी क्योंकि उस दिन लाइट जाने की वजह से हमारी पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। दूसरी क्लास हम लोगों ने कर ली है, आज ये है हमारी तीसरी क्लास। दोस्तों, फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिमाइंड मैं करवा रहा हूं। अगर जो मैं आप लोग पढ़ा रहा हूं आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस प्लीज आप लोग रिवाइज करिएगा, है ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बस क्लास देने से हो जाएगा, नहीं, क्लास में अच्छे से सुनने से और घर पे आप लोग रिवाइज कर लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, मैं आपको सब कुछ करवा रहा हूं, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस एक बार मैं आपको क्विक वो रिवाइज करवा देता हूं। हमने ये पढ़ा, सर कोई भी पदार्थ होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हमने एटम नाम दिया, किसी ने उसे परमाणु नाम दिया। तो कुल मिला के हमने वर्ड निकाल लिया कि चलो उसको इंग्लिश में एटम बोल देते हैं, हिंदी में हम लोग परमाणु बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने ये डिस्कस किया कि जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है। कहां डिस्कस किया मैंने आप लोगों को हमको लगता है कि यार जो एटम है वो इतना छोटा होता है जितना नमक का एक दाना होता है। नहीं दोस्तों, जितनी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जितने छोटे की, उतना छोटा होता है एटम। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप लोग लाखों एटम को एक के ऊपर एक सजा दो ना, तब भी आप लोगों के कागज की मोटाई जितने वो नहीं बन पाएंगे। ये मैंने बताया था ना। ठीक है सर, आपने ये बता दिया एटम छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सर आपने ये बता दिया कि एटम जो होते हैं ना वो बहुत चिन्नू से होते हैं, ठीक है। और एटम के बारे में और चीजें बताई थी क्या किसी ने? हाँ सर, जॉन डाल्टन साहब आए थे आगे, उन्होंने बताया था, लो मैं एटम के बारे में बहुत सारी चीज बताता हूं। सर उन्होंने सबसे पहली चीज बताई, एटम है ना बहुत छोटा होता है, इनडिविजिबल होता है, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट होता है ना। उन्होंने बताई थी ना एटम के बारे में कुछ बातें बताई थी, जिसको हम लोगों ने एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणविक सिद्धांत बोला था, ये परमाणु सिद्धांत बोला था। चलो बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर आपने एटम के बारे में तो बहुत सारी चीजें बता दी, परमाणु के बारे में तो बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन सर आप शायद भूल गए हैं, इस चैप्टर का नाम एटम एंड मॉलिक्यूल है, परमाणु एवं अणु है। अरे दोस्तों, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है सर, मॉलिक्यूल क्या होते हैं समझो मेरी बात को। बहुत आसान भाषा में बताऊं तो एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, परमाणु आपस में जुड़ के अणु बनाते हैं। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जैसे मान लीजिए आपकी उम्र है अभी 23 साल या 24 साल या 27 साल या 20 साल या 30 साल, जो भी हो, सबकी अपनी अपनी एक है, मेरी भी एक एज है। दोस्तों जब आप 8 वर्ष के थे तो क्या आपकी शादी हो गई थी क्या? नहीं सर, जब मैं 22 वर्ष का हुआ हूं, 21 वर्ष का हुआ हूं, 24 का हुआ हूं, 27 का हुआ हूं, तब जाके मेरी शादी हुई है। यानी जब आप 7 साल के थे, 8 साल के थे, कोई आपको आके टोकता था क्या, भाई शादी क्यों नहीं कर रहा? बोले नहीं सर, क्योंकि आपका वहां पर अस्तित्व था, आपका वहां पर अस्तित्व था, आपको कोई भी बोलने वाला नहीं था। सही बात है, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी उम्र अभी हो गई 35 साल 36 साल, तो आपको कोई भी टोक देगा और भाई अब तो शादी कर ले, है ना। तो अगर आप वहां पर अकेले रहोगे तो आपको मतलब आपका वहां पर अस्तित्व नहीं है। अब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हाँ यार आप किसी के साथ में जुड़ जाओ। सिमिलरली क्या होता है दोस्तों, एटम होता है ना, कई तत्वों के एटम होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनका अस्तित्व नहीं है, उनको मिलके रहना पड़ता है। तो होता क्या है दोस्तों, एटम जब जुड़ के रहते हैं तो उसे आप लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, या फिर आप लोग बोल सकते हो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। परमाणु जुड़ के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ऑक्सीजन है ना, ये भी दोस्तों बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु ना अकेले रह ही नहीं पाता बेचारा, तो उसको पास वाले एटम के साथ में जुड़ के रहना होता है। यानी आप लोग बोलोगे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हमेशा जुड़ के रहेंगे, कभी भी अकेला परमाणु आप लोगों को मिलेगा ही नहीं, उसका अलग अस्तित्व है नहीं, स्टेबल ही नहीं है वो। तो पास वाले से तुरंत जुड़ के क्या बना लेता है, वो आप लोगों का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे वाटर है ना, वाटर का सूत्र क्या है, ये है। कभी आपने सुना है वाटर का सूत्र है H या O? नहीं, क्योंकि दोस्तों पानी किससे मिलके बना हुआ है, कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। किसके? पानी का। अगर एक मॉलिक्यूल, एक अणु की बात करूं तो ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके बना हुआ है।
यानी पानी का एक अणु, वाटर का एक मॉलिक्यूल टोटल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है सर? 3 से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे मान लो आपके पास में एक ग्लास पानी है, उसमें दोस्तों बहुत सारे क्या मिलेंगे? अणु मिलेंगे, पानी के बहुत सारे अणु मिलेंगे, बहुत सारे H2O, बहुत सारे H2O मिलेंगे। और एक H2O कैसे मिलके बना है वो मैंने आपको बताया। तो मॉलिक्यूल की सिंपल डेफिनेशन क्या है दोस्तों? एटम जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दोस्तों बताऊं आगे? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एटम आपस में जुड़ते कैसे हैं? सर मुझे ये बताइए, सर एटम आपस में जुड़ते कैसे हैं? आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर ये H2O में 2 हाइड्रोजन कैसे जुड़े ऑक्सीजन से? सर मुझे ये बताओ। सर कहीं पर हम लोग देखते हैं, जैसे आपने एक सुना होगा, जैसे और क्या एग्जांपल बताऊं, CH4, सर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कैसे जुड़े? आपके मन में ऐसे डाउट आते होंगे, है ना? और बिल्कुल हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे 2 एटम आपस में जुड़ते हैं हमारे अगले चैप्टर में। अभी के लिए हम लोगों को बस इतना समझना है कि सर एटम जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल यानी अणु बताते हैं। ठीक है सर, मेरी PDF नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, दिख जाएगी। अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो, लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे दिखेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग यहां पर देखिए कि यहां पर एक ग्लास में आप लोग क्या देख पा रहे हो? पानी है। क्या आपको पता है इसमें पानी के कुल कितने अणु हैं? 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कितने हैं दोस्तों? करोड़ों, करोड़ों है, करोड़ों है। वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग निकालेंगे, लेकिन कितने हैं दोस्तों? करोड़ों है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जो ये पानी है ना, ये किससे मिलकर बना हुआ है? पानी का सूत्र क्या होता है? H2। इसमें बहुत सारे H2O के अणु है। देखो, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग दोस्तों एक अलग चीज बता दूं क्या? क्या आप लोग इससे एग्री करेंगे क्या? जैसे ये देखो, ये क्या है? पानी। पानी भी तो एक पदार्थ है। तो दोस्तों कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? सर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पार्टिकल जुड़ के क्या बना लेते हैं? ये छोटे छोटे एटम जुड़ के क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं, है ना? तो आप लोग क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो है ना, परमाणु एवं अणु जो है ना, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक का है किसी भी मैटर के। मतलब वो ही जुड़ के पूरा का पूरा क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात को? बहुत बढ़िया। सर हम फिटर का क्लास लिए, उसमें PDF काला तो है, निकलता है, व्हाइट में मिल सकता है क्या? नितेश जी प्लीज यहां पर अभी पढ़ाई कर लो, मैं लास्ट में सारी चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि यार हमको डाल्टन साहब ने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे एटम बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने एटम के बारे में क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि सर एटम इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ये सबसे छोटा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, जब हम लोगों ने आगे चल के देखो, बहुत ज्यादा फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ी और ज्यादा जब रिसर्च हुई, हम लोगों को करंट के बारे में पता पड़ा। जैसे आपको पता है क्या कॉपर के वायर में करंट फ्लो हो सकती है क्या? बिल्कुल। और हमको यह भी पता है कि कॉपर का जो तार है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसे हम लोग इतने समय से एटम बोल रहे हैं। तो यार एटम सबसे छोटा तो नहीं है, इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल है, कुछ आवेशित कण है। हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब हमको थोड़ा सा ये अंदाजा लगा कि यार सर ये छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इनके पास भी चार्ज है, इनके पास भी आवेश है। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं क्या? बताऊं क्या? हाँ सर बताओ, देखो बहुत मजे वाली बात आएगी। तो बहुत सारे जने ऐसे बोल रहे थे कि ये जो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है ना, परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इस परमाणु पे क्या है? कुछ चार्ज है, कुछ आवेश है, इसके पास में कुछ चार्ज है। तो अगर ऐसा है तो इस रिमोट में से करंट क्यों फ्लो नहीं हो रही? क्योंकि आप बोल रहे हो कि यार एटम के पास में चार्ज होता है, तो इस रिमोट में से तो करंट फ्लो नहीं रही, क्योंकि रिमोट भी तो बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, उस पर तो चार्ज होगा।
तो यार ये समझ में आया कि एक्चुअली में एटम जो होता है ना, परमाणु, वो उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ पार्टिकल है जिसके अंदर अंदर कुछ चार्ज है। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग समझो। एक्चुअली में वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, हमको अभी तक ये मान के चलते थे कि एटम जो है ना वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। लेकिन दोस्तों बाद में जाके ऐसे बहुत सारी हमने स्टडी करी, बहुत सारे दोस्तों आप लोगों के एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे ये प्रूफ हुआ कि नहीं, एटम यार इंडिविजिबल नहीं है, अविभाज्य नहीं है। उनमें से एक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोगों ने करंट के बारे में अध्ययन किया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों को यह समझ में आया कि नहीं, एटम यार इंडिविजिबल नहीं है, अविभाज्य नहीं है, इसके अंदर कुछ आवेशित कण है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मैं एक चीज और बता दूं, आप लोग एक काम करिएगा, कोई कॉम्ब लीजिएगा, कॉम्ब को ड्राई हेयर पे आप लोग चलाइएगा। क्या, कॉम्ब को, कंघा है ना, उसको अपने सूखे बालों पे चलाना। सर सूखे बालों पे क्यों? क्योंकि अगर आप लोग गीले बालों पे चलाओगे और उस पे कोई कागज के पार्टिकल लेके आओगे, अगर वो चिपक रहे हैं तो आपको लगेगा कि सर पानी की वजह से वो चिपक गए। या आपने अगर सिर में तेल की मालिश कर रखी है और उस पे आप लोग कंघा लगा रहे हो और उस पे मैं कोई कागज के टुकड़े लेकर आ रहा हूं और कागज का टुकड़ा उस पे चिपक गया, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो तेल की वजह से चिपका है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों के बिल्कुल ड्राई हेयर है, बिल्कुल सूखे बाल है, आप लोग क्या करिए, है ना, उस पहले तो जो नया नया कंघा है ना उसको अपने सामने रखिए और उस पे कागज के टुकड़े डालिए। आप लोग देखोगे कागज के टुकड़े उस पे चिपक ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जब आप लोग उस कंघे को आप लोग चलाते हो अपने बालों में, अब क्या करो, उस कागज के टुकड़े को उस पे लाके देखो, तो आप लोग क्या देखेंगे, कागज के टुकड़े दोस्तों इस पे चिपक गए। अब इसका क्या अर्थ मैं मानूं, आप मुझे बताओ। सर इसका एक ही अर्थ है कि कोई भी मैटर हो, जैसे कंघा भी तो एक पदार्थ है सर, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली में सर इसके अंदर जो पार्टिकल है ना वो चार्ज है, वो आवेशित है। क्योंकि हम लोग करंट, जब हमने, मतलब अभी तो हम लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े, लेकिन उस समय फिजिक्स वगैरह बायोलॉजी सब में रिसर्च चल रही थी, तो हम लोगों को ये पता पड़ा था कि कोई की है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण जो होते हैं ना, उनके बीच में कुछ बल कार्य करता है, आकर्षित बल कार्य करता है। तो अगर ये एक दूसरे से आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब यार ये भी, इसमें भी कुछ आवेशित कण है, इसमें भी कुछ आवेशित कण है। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ये आइडिया हो गया कि यार जो कोई भी मैटर होता है ना, पदार्थ होता है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यानी कोई भी मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम बोलते हैं ना, तो एटम चार्ज होता है, आवेशित होता है, उस पर कुछ आवेश होता है। ये चीज हम लोगों को थोड़ी सी समझ में आई बात। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने हर एक चीज आपको कवर कर रहा हूं। आ जाओ, तो बात आती है कि चलो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। मैंने बोला हाँ, उनको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी उप परमाणविक कण। परमाणु के अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो सर आइए उसकी बात करते हैं, उसकी डिस्कवरी कब हुई, कौन कौन, हमको क्या पता पड़ा इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, आज के समय हम लोग जानते हैं एटम, परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहले नहीं पता था, पहले हमको यह पता था कि एटम इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, इसके अंदर और कोई कण नहीं पाए जाते। लेकिन दोस्तों आगे चल के हमने पाया कि हाँ, इसके अंदर और भी कण होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो एटम होता है ना, उसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है प्रोटॉन। सर ये एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, खोज किसने करी? दोस्तों गोल्डस्टीन ने करी। याद रखना, बहुत बच्चे रदरफोर्ड रोते रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ो तब जाके आप लोग बोलो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से, आप लोग मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के देख लो, मैं हमेशा से बोल रहा हूं गोल्डस्टीन। एनसीईआरटी की भी लाइन आप लोग पढ़ोगे, गोल्डस्टीन ही लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, ये खोज किसने करी कि यार प्रोटॉन होता है उसमें, दोस्तों गोल्डस्टीन ने करी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कुछ समय बाद में, अच्छा इस प्रोटॉन के बारे में कुछ बताओ। तो दोस्तों ये जो प्रोटॉन होता है ना, इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके सर। दूसरी बात दोस्तों, एटम के अंदर कुछ चार्ज नेगेटिव पार्टिकल्स भी पाए गए, ऋणावेशित कण भी पाए गए, मतलब ऐसे कण जिसपे ऋणावेश है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। दोस्तों इन पार्टिकल्स को बोला गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी दोस्तों? जे थॉमसन ने करी। तो हमको यार अभी तक क्या पता पड़ गया है कि एटम जो होता है ना, वो सबसे छोटा नहीं होता। एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। सर हमको क्या ध्यान रखना है? हमको बस ये ध्यान रखना है एटम के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, क्योंकि इन दोनों की डिस्कवरी हुई है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एटम के अंदर ये दो चीजें पाई जाती है। अब ये चीज पता पड़ गई तो एक दिक्कत और है। दिक्कत यह है कि सर हमको ये बताओ एटम के अंदर प्रोटॉन कहां पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? ये भी एक अलग समस्या है। अब ये तो पता पड़ गया आपको एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर बताओ। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटॉन कहां पर बाहर होते हैं, या कैसे आपस में एक दूसरे से सजे हुए होते हैं, कैसे सजे हुए होते हैं? दोस्तों ये एक अलग प्रॉब्लम आ गई। तो आइए हम लोग बात करते हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परमाणु की संरचना कैसे होती है। अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग अपना तरीका बताया। किसी ने बोला कि एटम ऐसा होता है, किसी ने बोला एटम ऐसा होता है। तो आइए एक एक व्यक्ति की सुनते हैं किसने बताया। सबसे पहले दोस्तों जे थॉमसन साहब की बात करते हैं। इन्होंने अपना एक मॉडल दिया। मॉडल का मतलब कि एटम ऐसा है। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, तो आप लोगों को बताना है जे थॉमसन ने दिया। अच्छा सर इन्होंने दिया, बताओ इन्होंने क्या बताया एटम के बारे में, और इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? इन्होंने बताया यार जो एटम होता है ना, परमाणु होता है, एटम वो एक गोला है, वो एक स्फेयर है, गोला है, ठीक है। और इन्होंने बताया कैसा स्फेयर है, कैसा गोला है? पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित गोला है। अच्छा ठीक है। और इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। इन्होंने बताया एटम ऐसा होता है। दोस्तों कभी आप लोगों ने केक खाया है क्या? ये देखा होगा भाई, जैसे मेरे को भी पसंद नहीं है केक, लेकिन भाई मूवी वगैरह में, फोटो में कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा केक जो होता है ना, वो चॉकलेट का बना होता है, उसमें बीच में कुछ कुछ ड्राई फ्रूट लगे होते हैं, ना कुछ ड्राई फ्रूट्स, चेरी लगी हो सकती है या कुछ और लगा हो सकता है। अरे बताइए, तो यार ये भी तो कुछ ऐसा ही हो गया, ये भी तो कुछ ऐसा ही हो गया, है ना? तो प्लम पुडिंग क्या है? जैसे केक खाते हो ना, वैसे ही प्लम पुडिंग भी एक डेजर्ट है, एक मिठाई है, केक की जैसी है बिल्कुल। तो जैसे केक में बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स फंसे होते हैं ना, किशमिश काजू वगैरह, ये है ना। अब आप लोग बोलोगे नहीं सर केक में तो नहीं फंसे होते हैं। मैंने क्या बोला? प्लम पुडिंग केक की जैसी ही एक मिठाई है, तो इसमें होते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो ये भी तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, एटम भी तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग ये देखोगे केक ऐसे बीच बीच में कुछ फंसा हुआ होता है ना, बीच बीच में, ठीक है। दोस्तों आप इसकी कंपेयर वाटरमेलन से भी कर सकते हो। जैसे वाटरमेलन को आप लोग जब काटते हो, पूरा कैसा नजर आता है आपको? रेड नजर आता है, लेकिन उसमें बीच बीच में बीज फंसे होते हैं ना, तो उस बीज को मान लो इलेक्ट्रॉन, बाकी जो रेड है वो आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर हो जाएगा, धनावेशित गोला हो जाएगा। क्लियर है क्या? आ जाओ। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया जे थॉमसन साहब ने कि सुनो मैं बताता हूं एटम कैसा होता है। कैसा होता है? इन्होंने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। जो एटम है ना, जो परमाणु है, वो क्या है? एक धनावेशित गोला है। इस पूरे गोले पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बीच बीच में फंसे हुए हैं। चलिए ठीक है। इन्होंने दोस्तों एक चीज और बताई कि पूरी बात सुन लो, कि जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होता है और जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिला के इन्होंने बताया कि एटम जो होता है ना, अगर एटम एज अ होल, अगर पूरे एटम को देखोगे, परमाणु को देखोगे, तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बताई जे थॉमसन साहब ने, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने
अपनी बात बता दी। इसके बाद में एक अलग व्यक्ति आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने बताया कि मैं बताता हूं एटम कैसा होता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कोई कुछ भी जाके बोल देंगे, वो पहले कुछ रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च में ये पाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने बोला अरे यार देखो ये चीज हो रही है, इसका मतलब एटम में ऐसा है। तो दोस्तों रदरफोर्ड भी अपना एक मॉडल देने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इसके लिए क्या करा, क्या एक्सपेरिमेंट करा, पहले वो समझते हैं। आप भी उस एक्सपेरिमेंट से समझ जाओगे कि ये जो बातें बता रहे हैं एटम के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने करके देखी है। आइए चलिए सर जी, एनसीईआरटी क्लास कौन सा चैप्टर पढ़े, क्यों मिस्टर दिनेश जी? 6ठी से 10वीं तक की पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं एटम, ये आपका एनसीईआरटी की क्लास 9 में है, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं हर एक लाइन को कवर कर रहा हूं। आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको एनसीईआरटी से पढ़ोगे, है ना? समझ में आ गया? आ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड साहब ने, उस एक्सपेरिमेंट को समझे हम। बिल्कुल सर समझाइए। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, यानी स्वर्ण पत्र प्रयोग। क्या किया इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में, मैं आप लोगों को करके बताता हूं। देखो ध्यान से आप लोग समझो, प्लीज मेरी ध्यान से समझो दोस्तों। इन्होंने गोल्ड की यानी सोने की एक पतली परत ली, चादर ली, शीट ली, जो आप लोग बोल सके। जैसे क्या आपने देखा है क्या, जो भोजन को पैक किया जाता है रोटी को, वो एल्यूमिनियम की फॉइल में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम की वो फॉइल देखोगे कितनी पतली होती है, बहुत पतली होती है ना। वैसे ही इन्होंने क्या ली, गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों इन्होंने क्या करा, इसके चारों ओर एक स्क्रीन लगा दी। सर इस स्क्रीन का क्या महत्व है? अगर स्क्रीन पे कोई पार्टिकल आएगा, अगर इस स्क्रीन पे कोई पार्टिकल आएगा तो ये क्या करेगी, ग्लो करेगी, चमकेगी। तो अगर मान लो इस पर ये अभी चमक नहीं रही है, यानी इसका मतलब इस पे भी कोई भी पार्टिकल नहीं आ रहे। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अगर ये मान लो दोस्तों चमकी, इसका मतलब जरूर इस पे कोई ना कोई पार्टिकल आया, जरूर इस पे कोई कण आया। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर? ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने क्या लिया, एक मशीन ली। ये मशीन क्या करेगी, जैसे आप लोगों को पता है बंदूक से क्या निकलती है, धमाधम गोलियां निकलती है ना। तो ये मशीन क्या करेगी, धमाधम अल्फा छोटे छोटे पार्टिकल निकालेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन पार्टिकल का नाम क्या है दोस्तों, अल्फा पार्टिकल। इस पार्टिकल के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, बस ये ध्यान रखें पार्टिकल का नाम है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इस पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करी, धमाधम गोलियां चलाई अल्फा पार्टिकल की, धमाधम दम 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 दम। ठीक है दोस्तों, हमको अभी तक इससे पहले एक बात पता थी क्या, कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यार ये गोल्ड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। अभी लड़ाई किस बात की हो रही है, लड़ाई इस बात की हो रही है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मिलते कैसे हैं, कहां पर प्रोटॉन होता है, कहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जे थॉमसन साहब ने एक बात बताई, उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो पूरे गोले में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक समान रूप से वितरित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में फंसे हुए होते हैं। ठीक है, आइए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डाले। हमने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल्स विच हैड हाई स्पीड मूव स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। हमने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गए। दोस्तों इससे हम, इसका क्या रिजल्ट है, इससे हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं? यार एक चीज मुझे बताओ, आपने इसमें अल्फा पार्टिकल डाले, इसमें से निकल गए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, यानी इसका मतलब ये जो एटम है ना, परमाणु है, एटम जो है ना, इसका अधिकांश भाग खोखला है, तभी तो इसमें से जा पा रहे। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, इसका मतलब यही तो है, अरे यही तो है। तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिला कि यार एटम कंटेन अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। जो एटम होता है ना, परमाणु होता है, ये एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारा पार्ट इसका खोखला होता है, खोखला होता है, खोखला होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है।
दोस्तों फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा यार पार्टिकल को मैं सीधा भेज रहा था भेज रहा था भेज रहा था भेज रहा था भेज रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब सीधा नहीं जाके चिन्ह से डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये किस वजह से हो सकता है, ये किस वजह से हो सकता है मुझे बताओ, ये किस वजह से हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है, इससे क्या हम निष्कर्ष क्या निकाले यार, सर क्या निकाले निष्कर्ष, ये निष्कर्ष निकाले कि एटम के अंदर एक भूत बैठा है जो बोलता है ठक, उसका मन करता है तो साइड में कर देता है, क्या निष्कर्ष निकाले आप मुझे खुद बताओ, क्या निष्कर्ष निकाले। सर मैं बताता हूं, सर हमको पता है एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ सर आपने बोला कि ये जो पार्टिकल जा रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सर पॉजिटिव चार्ज जब जा रहा है, जब सर ये इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते ना, तो इलेक्ट्रॉन सर जल्दी अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, ठीक है, तो रास्ता थोड़ी मुड़ जाएगा, हाँ सर सही बोल रहे हो आप। अब दूसरा आप में से एक जना बोला सर मैं बताता हूं, एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया सर, आप भी सामने से अल्फा पार्टिकल भेज रहे हो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था, तो दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्या, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से जा रहा था सीधे सीधे, ये क्या करेगा, मेरे से दूर हो तो थोड़ा सा ये ऐसे चला जाएगा, सही बात है क्या, सही बात है क्या, देखो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जो प्रोटॉन है ना उसने भगा दिया होगा, उसको प्रतिकर्षित कर दिया होगा, थोड़ा दूर से जा, ठीक है। तो दोस्तों सम पार्टिकल्स गॉट डाइवर्टेड अब बाय स्लाइट एंगल, हमने क्या देखा, कुछ कण सीधे नहीं जाके थोड़ा सा, कुछ कण, सारे नहीं, सारे का मतलब अगर सारे जाते तो हम बोलते कि सर एटम के अंदर ये प्रोटॉन है ना ये सभी जगह जमा है, सभी जगह, कुछ ही गए, इसका मतलब सर पहली से तो ये चीज क्लियर हो गई सर एटम का अधिकांश भाग खोखला है, दूसरी चीज ये क्लियर हो गई कि सर ये काम कर तो प्रोटॉन रहा है, लेकिन पूरे जो प्रोटॉन है ना पूरे एटम में नहीं बैठा, कहीं छोटी सी जगह पर बैठा है, सही बात है क्या, कि जो एटम के अंदर जो प्रोटॉन है ना वो बहुत कम जगह बैठा है, वो सब जगह नहीं बैठा, अगर सब जगह बैठा होता ना तो जितने भी हम लोग अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं सब में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता, मैक्सिमम जा रहे हैं कुछ दो चार इधर उधर जा रहे हैं, क्यों, वो प्रोटॉन के पास से निकले होंगे वो, तो हमको ये पता पड़ गया कि यार जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल है यानी जो प्रोटॉन है ना, इन एटम्स आर नॉट ऑक्यूपाइंग मच ऑफ इट्स स्पेस, यानी पॉजिटिव चार्ज धनावेशित जो कण है मतलब जो प्रोटॉन है वो एटम में ज्यादा जगह नहीं घेर रहे, कहीं कमी जगह में बैठे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर क्या करा, एक चीज हमने और ऑब्जर्व करी दोस्तों, 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस घूम के आ गया, दोस्तों इसका मतलब क्या है, अब मुझे बताओ आप, इससे क्या निष्कर्ष निकाले, इसका क्या रिजल्ट निकाले, हम बताओ इसका क्या निष्कर्ष क्या निकाले, आप मुझे बताओ इसका क्या निकाले निष्कर्ष। सर इसका तो एक ही निष्कर्ष हो सकता है, सर ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा, सर ये जस्ट प्रोटॉन से जाके इसकी मुलाकात हो गई होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जैसे ही गया होगा ना इसने बोला चल दूर चल, तो उसने वापस इसको भेज दिया, सर ये ही पॉसिबिलिटी है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वरना कौन है जो उसको वापस भेज देगा, सही बात है क्या, एटम के अंदर सर कोई अंदर कोई आदमी तो छुपा हुआ नहीं है जो भेज देगा, इसका मतलब सर एक ही है कि इसकी मुलाकात प्रोटॉन से हो गई, और दोस्तों 12,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस आ रहा है, इसका मतलब सर जो प्रोटॉन है ना वो पूरा जो एटम है ना उसमें कहीं बहुत कम जगह में बैठा है, तो इसका मतलब यह आया
कि पॉजिटिव चार्ज है ना आर कंसंट्रेटेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही है, अगर उस एरिया पे गया वो पार्टिकल तब तो लौट के आ जाएगा, वरना साइड वाइड से निकल जाएगा। और दोस्तों इसका निष्कर्ष ये निकाला है ना, जो रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल दिया, इन्होंने बताया कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतना एक्सपेरिमेंट करा, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचाऊं कि सुनो यार, जो एटम होता है ना, परमाणु है ना, उसका अधिकांश भाग खोखला है, और जो प्रोटॉन पाए जाते हैं एटम के अंदर यार, वो बिल्कुल बहुत छोटी सी जगह पर होते हैं, बहुत छोटी सी जगह पर। इन्होंने इस छोटी सी जगह को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? नाभिक नाम दिया। अगर आप लोगों से पूछा जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, नाभिक की खोज किसने करी, तो आंसर होगा आपका रदरफोर्ड। फिर हमने पूछा कि चलो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? इन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर से चक्कर लगाते रहता है, ऐसे चक्कर लगाते रहता है। समझ में आई? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि न्यूट्रॉन की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बाद में हुई है। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भैया एटम ऐसा होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? इस प्रोटॉन के चारों ओर होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या ये मॉडल बिल्कुल सही है क्या? क्या ऐसा ही होता है क्या? दोस्तों इन्होंने मॉडल बता तो दिया, लेकिन इसमें कुछ कमी है, अभी भी हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज आप लोग ध्यान रखो, जीवन में जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, जितने भी आवेशित कण होते हैं, अगर वो एक्सलरेट करेंगे, अगर उनके पास में त्वरण होगा, बहुत तेज स्पीड से वो जा रहे हैं, अगर वो एक्सलरेट करते हुए जा रहे हैं, तो वो अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। दोस्तों हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, कि अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसके पास में कुछ त्वरण होता है, मैं बताऊंगा आगे। तो यार हमने इनसे ये बात पूछी कि आप ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो जरूर ये कुछ रेडिएशन रिलीज करेंगे, जरूर ये कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, तो धीरे धीरे इनके पास में एनर्जी बचेगी नहीं, बचेगी नहीं तो ये न्यूक्लियस में जाके घुस जाएंगे, तो न्यूक्लियस में जाके जब घुस जाएंगे, न्यूक्लियस ही फूट जाएगा, एटम ही कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये क्या मॉडल दिया है आपने? तो आइए एनसीईआरटी में बहुत प्यारी चीज बताई है। ठीक है, देखो पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं रदरफोर्ड साहब ने बोला क्या। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने बोला क्या? इन्होंने एक चीज बोला कि सुनो भैया, सुनो मेरी बात। अभी तक इससे पहले किसी ने बताया था क्या कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है? नहीं सर, इन्होंने बताया था। इसीलिए इनके मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं, नाभिकीय नाभिकीय मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? बताओ सर। इन्होंने ये बताया कि भाइयों मेरी बात सुनो, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड ए न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर क्या होती है? एक जगह होती है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कुल मिला के प्रोटॉन इसमें होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो वृत्तीय पथ पे गति करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। और इन्होंने ये भी बताया जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी साइज बहुत कम होती है, एटम से बहुत कम, यानी अगर मान लो ये एटम है ना, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ठीक है, इन्होंने ये बातें बता दी। आ जाओ अब बात करते हैं। इन्होंने ये बात तो बता दी, लेकिन दोस्तों इसमें क्या थी? कुछ कमियां थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स होता है ना, गति करता है ना, उसमें कुछ तो उससे कुछ एनर्जी निकलती है। तो अगर ये एनर्जी निकलती होगी, एनर्जी निकल रही होगी, तो एक समय तो ऐसा आएगा जिसमें एनर्जी बचेगी नहीं, तो इसको न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आए एक नए व्यक्ति जिनका नाम है नील्स बोर। जिनका नाम क्या है? नील्स बोर। इन्होंने बताया कि सुनो यार, मैं एक चीज बताता हूं, अभी तक हम न्यूट्रॉन के बारे में जानते ही नहीं है। इन्होंने बताया कि देखो सुनो, एक्चुअली में क्या होता है,
एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने ये बताया कि यार इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी इस कक्षा वाली है, इसकी एनर्जी ना ही कम होगी ना ही ज्यादा होगी, तो आराम से चक्कर लगाता रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इस कक्षा वाली है तो वो इसमें चक्कर लगाएगा, उसकी एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होगी, वो कुछ एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इन्होंने ये बात बताई। इन्होंने ये बताया कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी होती है और उन एनर्जी के हिसाब से वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सारे एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये बाहर वाली कक्षा में आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाली कक्षा की एनर्जी ज्यादा है। अगर इससे कुछ एनर्जी निकाल लोगे तो वो कम कक्षा इस वाली कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, तो हर कक्षा की अपनी कुछ एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है। ऐसा नहीं है अब एनर्जी रिलीज करेगा। अगर आप उसको एनर्जी दे रहे हो तो वो अगली कक्षा में आ जाएगा, या उससे एनर्जी निकाल रहे हो तो वो इससे पहले वाली कक्षा में चला जाएगा। लेकिन अगर उस कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल। जैसे आपको पता है सन के चारों ओर अलग अलग ग्रह जो चक्कर लगाता है, सबका अलग अलग क्या है? कक्षा है ना। वैसे इन्होंने बताया हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी कक्षा है। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल नाम दिया। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो फाइनली इन्होंने ये बताया कि देखो एटम जो होता है ना, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को इन्होंने नाम भी अलग अलग दे दिया। जैसे पहली कक्षा को इन्होंने नाम दिया के, दूसरी कक्षा को इन्होंने नाम दिया एल, तीसरी कक्षा को इन्होंने नाम दिया एम, चौथी कक्षा को इन्होंने नाम दिया एन। इन्होंने ऐसा मॉडल बताया। ठीक है दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आपके लिए चिन्ना सा ये बोरियत सा हो सकता है, मैं समझ सकता हूं, मुझे पता है चिन्ना सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई देखो, आप साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट में हमको इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है कि आप ये नहीं बोल सकते आपको 100 के 100% में इंटरेस्ट आएगा, ये 100% के 100% बेकार लगेगी। वैसे ही दोस्तों लाइफ है। आपको स्पोर्ट्स पसंद है? हाँ सर, तो जरूरी नहीं है जितना मजा आपको क्रिकेट में आ रहा है उतना ही मजा आप लोगों को है ना उसमें चेस में आए, या जितना मजा आपको चेस में आ रहा है जरूर नहीं उतना मजा फुटबॉल में आए। लेकिन दोस्तों इट्स अ लाइफ। आपको अगर पता है कि आपके लिए ये चीजें जरूरी है तो उसमें थोड़ा सा आपको अगर इंटरेस्ट कम भी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सिलेक्शन के लिए जरूरी है। सेम चीज कभी आपने 10वीं 11वीं में IIT की तैयारी कर रही होगी, हो सकता है आपको फिजिक्स अच्छी लगती हो या केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन पढ़ना तो जिस बच्चे ने सारा पढ़ लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको सब कुछ अच्छा लगता हो, लेकिन उसको पता है यार मेरे को ये चीज अचीव करनी है, इसके लिए ये जरूरी है, तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो टेंशन मत लिया करो आप, है ना, थोड़ा सा मस्त रहा करो। हमको सब पढ़ना है, मैं इधर बैठा हूं पढ़ाने के लिए, सब अच्छा लगेगा आपको, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो दोस्तों बात ये थी एटम के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी बात बताई। सब बातें बता ही रहे थे, फिर एक दिमाग और खराब हो गया दोस्तों। ये चैडविक साहब है, उन्होंने बताया कि भाइयों एक बात बताऊं क्या, एक नया अपडेट दो क्या? बोले बताओ सर। बोले एटम के अंदर एक पार्टिकल और पाया जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, एक पार्टिकल और पाया जाता है। बोले सर हमको आज तक पता क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, इसलिए वो आपको दिखा नहीं, लेकिन एक पार्टिकल और होता है। तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो फाइनली सर अब हमको ध्यान क्या रखना है ये बताओ। फाइनली आपको ये ध्यान रखना है, एटम जो होता है ना परमाणु, परमाणु के अंदर होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए मैं इन तीनों पार्टिकल के बारे में आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, आ जाओ। चलो ये सब छोड़ो, ये जो मैं बताया उसको एक टेबल फॉर्म में बताता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये एटम होता है ना उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रॉन, पहली इंपॉर्टेंट चीज। बहुत बढ़िया सर, लोकेशन बताओ। तो एटम के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो कहां पर होंगे? इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अंदर, है ना। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक, उसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेंगे? न्यूक्लियस के बाहर, है ना, न्यूक्लियस के बाहर आप लोगों को मिलेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखो और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। एक चीज आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, जो प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं सर, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो आप लोग क्या देख रहे हो? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान बराबर ही है, बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं। अगर आप लोगों से पूछा जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो आप लोग बोलेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अगर आप लोगों से पूछा जाए मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो आप लोग बोलोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो देखो यहां पर आप मुझे बताओ किन दो के द्रव्यमान बराबर है? आप लोग बोलोगे सर जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही न्यूट्रॉन का है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है। अगर आपसे पूछे सर इनमें से चिन्नू सा भारी कौन है, दोस्तों न्यूट्रॉन, ये 2 डिजिट के बाद में न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो हल्का सा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, बाकी 2 डिजिट तक सेम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? इनसे बहुत हल्का है। देखो यहां पर 10 की पावर -31 है, यहां पर 10 की पावर -27 ही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? लगभग बराबर है। और क्या है सर? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों यहां से आप लोगों की बोरियत बिल्कुल खत्म होगी। यहां से हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? जैसे आपको पता ना, अलग अलग तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो दोस्तों जब भी इनको रिप्रेजेंट करते हो, कैसे करते हो? जैसे कार्बन को देखना, हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखा है क्या आपने? जब भी किसी तत्व को बोल दो या तत्व के परमाणु को बोल दो, जब भी रिप्रेजेंट करोगे ऐसे किया जाता है। नीचे एक संख्या लिखी होती है, ऊपर एक संख्या लिखी होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसका मतलब क्या है, समझाओ। देखो जब भी किसी को रिप्रेजेंट करोगे आपको उसके साथ में 2 नंबर लिखे हुए नजर आएंगे, एक तो उसके नीचे, एक ऊपर। दोस्तों नीचे वाला जो नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हिंदी में बताओ परमाणु संख्या, या आप लोग इसे परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे आप लोग बोलते हैं मास नंबर, हिंदी में आप लोग बोलोगे द्रव्यमान संख्या। अब सर ये आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या बताता है, पहले मुझे ये बताओ, और द्रव्यमान संख्या आपको क्या बताता है, मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों एटॉमिक नंबर आपको यह बताता है कि उसके एटम में, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, ऑक्सीजन के एक एटम में, एक परमाणु में कितने प्रोटॉन है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8। यानी उसके एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं? 8 है। सोडियम के एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। समझ में आ गया? तो एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या बताता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे मास नंबर, द्रव्यमान संख्या आपको क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम के एक एटम में टोटल कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं टोटल, इन दोनों की संख्याओं का योग कितना है? आप लोग बोलोगे 23।
चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कार्बन के एक एटम में, एक परमाणु में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? आप लोग बोलोगे 12। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई? ठीक है। एक आज की बात और बताऊं? बिल्कुल सर बताओ। दोस्तों जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो एटम्स होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो सर अगर उसमें 10 प्रोटॉन है यानी सर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे तभी जाके वो न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान आप लोग रखिएगा। चलो अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं मैं। ठीक है, आ जाओ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, समझो मेरी बात को। जैसे मैंने आपको बोला चलो बताइए मुझे लिथियम के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है? लिथियम के एक एटम में, एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, जरा मुझे बताओ कि एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जरा मुझे बताओ कितने न्यूट्रॉन है। आपको पता है एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, कितने हैं आप मुझे ये बताओ। ठीक है, बताओ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। दोस्तों कैल्शियम को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आपको बताना है कैल्शियम के एक एटम में, एक परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये तीनों चीजें आपको बतानी है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। देखो सर आपको न्यूट्रॉन बताना है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक आपको क्या बता देगा कि उसके एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3 है। दोस्तों ये आपको क्या बताता है? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। सर ये बताता है उसके एक परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है? 7। तो अगर मैं केवल न्यूट्रॉन निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 7 - 3 यानी 4। तो सर उसके एक परमाणु में, एक एटम में न्यूट्रॉन है 4, प्रोटॉन है 3, इलेक्ट्रॉन सर पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इधर बता दो, आ जाओ। सर इसमें प्रोटॉन कितने? एटॉमिक नंबर है 20, यानी इसके एक एटम में प्रोटॉन की संख्या 20। आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 20 तो इलेक्ट्रॉन भी 20। इसमें मुझे न्यूट्रॉन बताओ। सर देखो मास नंबर है 40, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है इसके एक एटम में? 40। तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? 40 में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर लो, प्रोटॉन की 20 थी तो 40 में से 20 गया 20। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये आपको ये बताता है प्रोटॉन या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता ही है ना, क्योंकि आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आप लोगों की क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलो देखो दोस्तों इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखो। जैसे कई बार आप लोगों को एग्जाम में बोल देगा कैल्शियम, ब्रैकेट में लिखेगा जेड बराबर 20। इसका मतलब क्या? आप परेशान होते रह जाओगे, जेड क्या लिखा हुआ है। दोस्तों जेड जो होता है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैल्शियम के ब्रैकेट में अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। समझ में आ गया? जैसे मान लो कई बार एग्जाम में ऐसे लिखा जाए फ्लोरीन का सिंबल एफ होता है और इसके ब्रैकेट में लिख दे जेड बराबर 9, यानी आपको यह बताना चाह रहा है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। जैसे एग्जाम में कई बार आप लोगों को ये लिख दे मैग्नीशियम और ब्रैकेट में अगर लिख रहा है जेड बराबर 12, तो आपको वो ये बता रहा है कि बच्चों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। क्लियर है क्या? सब बताएंगे। हरिओम मीना जी, सर सोडियम में प्रोटॉन 11, द्रव्यमान 23 क्यों है, 22 क्यों नहीं है? प्लीज सर, जरूरी नहीं है हमेशा डबल होंगे। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं एटॉमिक मास, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझाऊं क्या? समझाऊं क्या? ये समझ में आ गया ना, इसके लिए मुझे पूरी ब्लैंक स्लाइड चाहिए। तो एटॉमिक मास समझाऊंगा, मोलर मास समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आप लोग बोलोगे सर ये इतना आसान था क्या? मैं कंफ्यूज होता रहता था, ये एएमयू फेएमयू क्या होता है, मोलर मास, मोलर भार, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज दिमाग खोल के बैठना। आखिरी के 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं 15 मिनट लगेंगे, इसमें मजा आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला कि यार ये कार्बन है, कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
मैंने आपको बोला यार, कार्बन का जो एक एटम होगा ना, परमाणु होगा, उसका द्रव्यमान बताओ, उसका भार बताओ कितना होगा। 2 ग्राम का होगा, 20 ग्राम का होगा, 50 ग्राम का होगा। कैसे करोगे आप कैलकुलेट, बताओ। अरे सर बच्चों वाली चीज है। मैंने बोला क्या सर, एटम के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल देख लो एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सबका टोटल मास निकाल लो, वो एटम का मास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो निकालो। कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन कितने होंगे? सर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके एक एटम में, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगी 6। दोस्तों इसका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कितनी है? सर 12 है, यानी इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना होगा? 12 होगा। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 में से प्रोटॉन माइनस कर दो, 12 में से 6 माइनस करोगे 6। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6। यानी आपको यह पता पड़ गया सर, इसके एक एटम में क्या है? 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो अब मुझे बताओ, इसका अगर मुझे टोटल मास देखना है, टोटल द्रव्यमान देखना है एटम का, तो मैं क्या करूं? सर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, उसको एमपी मान लो, मास ऑफ प्रोटॉन, उसको सर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, उसको मान लो mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन, सर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सर एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, उसको मान लो me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। सर इनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। इससे क्या टोटल इस एटम का मास मिल जाएगा क्या? इस परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा क्या? हाँ या ना तो बताओ, बताओ निकल जाएगा क्या? अरे निकल जाएगा क्या? बोलते नहीं हो दोस्तों आप। अरे निकल जाएगा क्या? इसके अलावा एटम में पाया क्या जाता है यार? एटम में यही तो मिलता है, तीनों चीजें। और थोड़ी इसके अंदर सर थोड़ा सा चीनी मिली, 2 ग्राम सर इसमें मिट्टी भी पाई जाती है एटम में, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर। तो बस अब मुझे एक चीज बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग लगभग समान होता है, लगभग लगभग समान होता है। होता है क्या? होता है क्या? हाँ। तो दोस्तों अगर मैं 6 और 6, भाई 6 प्रोटॉन को जोड़ रहा हूं, 6 न्यूट्रॉन को जोड़ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं 12 बोल दूं क्या? 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे बोल दूं क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को? दिक्कत थोड़ी, क्योंकि इसका और इसका द्रव्यमान बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, काफी ज्यादा भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। कितने दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836 गुना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो यार ये वाली वैल्यू क्या है सर? बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। तो आप मुझे बताओ, 1000 किलोग्राम में आप 10 ग्राम जोड़ो या घटाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या जोड़े? बहुत हल्का है, इसकी वजह से कुछ होगा नहीं, जो भी होगा इसकी वजह से होगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? नेगलेट मान लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान कितना आया? सर इतना आया। बताओ कितना? 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? सर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं कार्बन के एटम का द्रव्यमान कितना है, आप ऐसे बोलोगे क्या? सर 12 गुना 1.67 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम। क्या एटम इतना छोटा सा है, क्या इसको किलोग्राम में मापना सही रहेगा क्या? किलोग्राम में मापना सही रहेगा क्या? अरे आप मुझे एक चीज बताओ, आप मार्केट में सोना खरीदने जाते हो, आप ऐसे जाके बोलते हो कि भाई 1 किलो सोना दे दे, या 1 क्विंटल सोना दे दे, या 1 टन दे दे? नहीं सर, क्योंकि जनरली 1 किलो 2 किलो कौन खरीदेगा सोना? इसलिए उसके लिए हमने अलग अलग यूनिट बनाई है, जैसे 1 तोला सोना, 2 तोला सोना। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन शायद 1 तोले में 12 ग्राम ऐसा कुछ आता है, मतलब पता नहीं 3 ग्राम आता है, 12 ग्राम, मुझे नहीं पता है ना, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे नहीं पता। सिमिलरली दोस्तों, एटम के मास को मापने के लिए किलोग्राम क्यों यूज कर रहे हो? एक अलग यूनिट बनाओ ना। तो एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग यूनिट बनाई, जिसको हमने बोल दिया एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट।
एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोला जल्दी से बोलो, एटॉमिक मास यूनिट। और बताओ एटॉमिक मास यूनिट। तो दोस्तों ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है ना, इसी को हमने क्या बोल दिया, एएमयू बोल दिया। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये 1.67 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम को एएमयू बोलते हैं हम लोग। तो कार्बन के एटम का द्रव्यमान कितना हो गया, 12 एएमयू हो गया। कितना हो गया, 12 एएमयू हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो गया, अभी मैं बताऊंगा। चलो मुझे ये बताओ, ये लिथियम है, चलो चलो लिथियम ले लो, लिथियम ले लो। ये लिथियम है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताओ, लिथियम के एक एटम का मास कितना होगा। सर लिथियम के एक एटम में प्रोटॉन होंगे 3, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने सर, 7 है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 4 है। लिथियम के एक एटम में क्या होंगे सर, 3 प्रोटॉन होंगे, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 न्यूट्रॉन हो गए। सर इनका द्रव्यमान देखना है। इलेक्ट्रॉन को तो देखेंगे नहीं सर, ये तो बहुत हल्का होता है इनके मुकाबले। और ये 4 + 3 को 7 मान लो, 7 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन को एमयू बोलते हैं। तो लिथियम के एक एटम का द्रव्यमान कितना हो गया, 7 एमयू। दोस्तों क्या हमको इतनी कैलकुलेशन करनी चाहिए थी क्या, अरे करनी चाहिए थी क्या, नहीं करनी चाहिए। देखो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, उसके आगे एएमयू लगा दो, वो बन जाएगा उसका एटॉमिक मास। देखो यहां पर क्या था, कार्बन का मास नंबर क्या था, द्रव्यमान संख्या 12, इसके आगे एएमयू लगा देते। इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं चाहिए थी आपको। आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ कैल्शियम का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना है, जल्दी से बताओ, एक क्लिक पे बताओ। मास नंबर के आगे एएमयू लगा दो सर, 40 एएमयू। दोस्तों मैंने आपको बोला सोडियम है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, परमाणु द्रव्यमान बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी। जो मास नंबर है उसके आगे एएमयू लगा दो, 23 एएमयू। आ गया समझ में, आ गया समझ में। विकास सर की क्लास है क्या, है? दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी चलाऊंगा मैं, थोड़ी सी लंबी। बताओ आया समझ में, हाई। दोस्तों कभी आपने जीवन में सोचा है इसको मास नंबर क्यों बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या क्यों बोलते हैं? देखो ये किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर। तो किसी भी एटम का जो द्रव्यमान होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, उसको मानते ही नहीं है। तो जो भी उसका मेन मास होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। और इसीलिए हमने इसको मास नंबर बोल दिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को मास नंबर बोल दिया। बताओ मजा आया नहीं आया, बताओ मजा आया या नहीं आया, अरे बताओ मजा आया या नहीं आया, अरे मजा आया या नहीं आया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं मार्केट से चिन्नू सा कार्बन लेकर आया, चिन्नू सा कार्बन, उसमें कार्बन के कितने सारे एटम होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान इतना है, 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 का कितना होगा, 3 से गुना कर लो। 4 का कितना होगा, 4 से गुना कर लो। 5 का कितना होगा, 5 से गुना कर लो। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक चुटकी भी कार्बन लिया ना, उसमें कितने एटम होंगे, लाखों करोड़ों एटम होंगे। तो यहां पर 4 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। या मैं 1 दर्जन बोल दूं क्या, सर दर्जन बोल दो, 1 दर्जन में 12 होते हैं। सर दर्जन में भी कितने होते हैं, 12 ही तो होते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक अलग ही संख्या चलती है जिसे हम लोग बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, आ जाओ। तो अभी ये सारी चीजें समझाऊंगा, हेडिंग आप लोग डाल दो, मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान। दोस्तों मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, एक मोल परमाणु, एक मोल एटम का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान या एक मोल एटम का द्रव्यमान। और एक मोल का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोलूं एक एप्पल आती है 20 ग्राम की, मैं बोलूं 1 दर्जन एप्पल का द्रव्यमान कितना है, तो उस एक एप्पल के द्रव्यमान को 12 से गुना कर लो। एलपी आशीष वर्मा जी, इस नंबर पे संपर्क कर लो प्लीज, है ना।
7374019437। अगर कोई पीडीएफ संबंधी कोई इस नंबर पे बात करो यार, ठीक है, आ जाओ। तो मोलर मास का मतलब क्या है? एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान। और एक मोल का मतलब क्या है? ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसे ही हम लोग आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, इसे ही हम लोग आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ, कार्बन के, मैं बोलूं कार्बन का मोलर द्रव्यमान निकालो, निकालो कार्बन का मोलर द्रव्यमान निकालो, निकालो कार्बन का मोलर द्रव्यमान निकालो, कार्बन का मोलर मास निकालो, मोलर मास निकालो, निकालो। आप क्या बोलोगे? सर एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है? इतना होता है, मैंने लिख दिया 12 गुना 1.67 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम। या इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या कर दिया? 10 की 1000 से गुना कर दिया। सर इतने ग्राम होता है एक एटम का। तो एक मोल एटम का कितना होगा? एक मोल का मतलब इतना 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इससे गुना कर लो, ये आपका आ गया कार्बन का मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? अरे सॉल्व करो, कितना आ रहा है? दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा। देखो गलत बात है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं सॉल्व करके बताऊं, देखो 10 की घात 23 और 10 की घात 3 मिलके क्या हो जाएंगे? 10 की पावर 26। 10 की पावर 26 और 10 की पावर -27 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करो? गुना करो। 6 को 12 से इंटू 1.67 से गुना करके 10 की पावर -1 से भाग लगा दो। क्या आपके पास में 12 आ रहा है? क्या आंसर 12 ग्राम आ रहा है क्या? चेक कर लो, आएगा, 100% आएगा। तो अगेन इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? दोस्तों ये कार्बन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो ऊपर जो संख्या थी उसी के आगे ग्राम लगा देते। तो अब आपको शॉर्टकट पता पड़ गया। क्या? अगर ऊपर जो संख्या है, मास नंबर जो है, अगर उसके आगे आप एएमयू लगाते हो तो वो बनता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। और ऊपर जो संख्या है, अगर उसके आगे आप लोग ग्राम लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान। चलो मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ, बताऊं? आ जाओ दोस्तों, कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान बताओ, यानी कैल्शियम के एक मोल एटम का मास बताओ, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान बताओ। तो सिंपली आपको क्या करना है? ₹40 क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बताओ, और किसका लू एग्जांपल? मैग्नीशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैग्नीशियम का मोलर मास बताओ, मोलर द्रव्यमान, यानी एक मोल मैग्नीशियम के परमाणु का द्रव्यमान क्या है? ऊपर जो संख्या इसके आगे लगा दो ग्राम, 24 ग्राम हो जाएगा। समझ गए? अब तो गलती नहीं होगी, है ना? शॉर्टकट पता पड़ गया दोस्तों। ये होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, इसके एक एटम का द्रव्यमान 1 एएमयू। इसका मोलर मास बताओ, मोलर द्रव्यमान यानी एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, इसके आगे ग्राम लगा दो, 1 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। सर उदासीन क्या होता है? टोटल नेट चार्ज 0 हो। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा लगा? धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ना है, सारे क्वेश्चन करेंगे, मस्त रहो आप अच्छे से, है ना? तो एटम एंड मॉलिक्यूल मैंने आप लोगों को समझाया। अभी हमारी 2-3 क्लास इसमें और लगेगी दोस्तों, आराम से लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम दोपहर 1 बजे। बाय बाय।